हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का, फर्स्ट फ्लाइट बुक का, राइट। तो बुक का भी नाम फर्स्ट फ्लाइट है और इस चैप्टर के अंदर जो स्टोरी है उसका भी नाम एक्चुअली हिज फर्स्ट फ्लाइट है। ओके, ये स्टोरी सीगल की है और जो इसमें दूसरा चैप्टर है, जो दूसरी स्टोरी है वो है हिज द ब्लैक एरोप्लेन की, जिसमें एक पायलट है जो प्लेन उड़ा रहा होता है स्काई में। दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग करने वाले हैं। जो चैप्टर्स मैं आपको कराती हूँ वो एनसीईआरटी की बुक के ही होती है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, हर क्वेश्चन जो बुक में पूछा गया उसका प्रॉपर आंसर लिखा नहीं है, स्कूल नहीं जाते थे इसलिए नहीं लिखा है, या जो क्लासेस बंक कर दी इस वजह से नहीं लिखा है, जो भी रीज़न है, आपको यहाँ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे साथ में सॉल्व करने की जो है यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, दोनों स्टोरीज आज हम लोग करने वाले हैं। तो जो बच्चे आंसर्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो मेरे साथ करें। जिन लोगों ने ये कर लिया है वो देखें कि आपका आंसर ज़्यादा अच्छा है या मेरा, बिकॉज बहुत फ्रेश कंटेंट में लिखती हूँ, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा ये। और जिन बच्चों को बहुत अच्छे से ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो मेरे साथ में आज रिवाइज कर सकते हैं। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। क्वेश्चन आंसर होते आपकी एनसीईआरटी के बुक के हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही बताती हूँ बच्चों, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कुछ और नहीं आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं मैं आपको साथ साथ बहुत और तरीके बताती हूँ सेम क्वेश्चन पूछने के, तो आंसर अल्टीमेटली वही होने वाला है जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स की शुरुआत अब हम लोग करने वाले हैं। आपको स्टोरी डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सीगल की स्टोरी से शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग द ब्लैक एरोप्लेन पर भी पहुंचेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले सीगल कौन था? एक यंग सीगल है, बर्ड है, बेसिकली बर्ड होती है ना सीगल। तो ये जो सीगल है ये उड़ना चाहती है बट उड़ नहीं रही है। रीज़न इसका क्या है? उसको डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? कि भाई पता नहीं मैं उड़ना का ट्राई करूंगी तो उड़ भी पाऊंगी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीचे गिर जाऊंगी। नीचे क्या है? पानी ही पानी है, इतना बड़ा समंदर है। तो ये क्या है? लेज पर, एक क्लिफ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, सीगल है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर है, सिस्टर है। अब बात यह है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं सीगल उड़, सीगल बोल रहा है भाई मेरे को लग रहा है डर। ब्रदर उड़ गया, सिस्टर उड़ गई, लेकिन ये नहीं फ्लाई कर पा रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे में करेज इकट्ठा करना है। मस्टर्ड ऑफ द करेज, करेज जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, इसको ब्रेव हो जाएगा और अपने आप से उड़ने लगेगा। वही जो ट्रेट्स हैं वो अभी इसके अंदर मिसिंग हैं। ओके, तो कैसे उड़ पाया? उड़ पाया कि नहीं? ऑफ कोर्स उड़ा, लेकिन इसके लिए जो काम किया वो था एक्सटर्नल मोटिवेशन। थोड़ा सा इंटरनल, थोड़ा सा एक्सटर्नल। क्या किया इसकी मम्मी ने? इसकी जो मदर थी वो इसके पास आती है, पहले तो उसको बोलते देखो भाई हम ना तुम्हें खाना देंगे पीने, खाने के लिए, ना पानी देंगे पीने के लिए, तुम देख लो यहाँ पड़े रहो, के हम तो जा रहे हैं दूसरे प्लेट्यू पे। सब लोग कहीं और चले जाते हैं, बेचारा अकेला यहाँ भूखा प्यासा 24 आवर्स तक ऐसे ही पड़ा रहता है। इसकी मदर बोलती है ये ऐसे नहीं मानेगा, बोलती है देखो तुमको फिश खानी है, मेरे हाथ में फिश है। हाथ में नहीं था एक्चुअली, बीक में था, है ना, चोंच में। तो अभी इसको देख के सीगल एकदम मैड हो जाता है, मैडन बाई हंगर। बोलता है हाँ मेरे को भी चाहिए। बोलता है आजा ले ले, मैं भी आ रही हूँ तेरे पास, तू भी आ जा मेरे पास। ठीक है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और लेकिन मदर जो है वो वही रास्ते में कहीं रुक जाती है। अब सीगल सोचता है ये क्या हुआ, मम्मी यार रुक क्यों गई, मुझे फूड क्यों नहीं खिला रही है। ऐसा सोचते सोचते वो गुस्से में या मैड होकर, हंगर फील कर रहा था बहुत ज़्यादा, वो एकदम आगे जंप करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जंप करूँगा तो मदर की जो बीक है उसमें जो फिश है उसको खा पाऊँगा। जंप करता है पर वो कहाँ? नीचे गिर जाता है। अब व्हाट वाज मदर्स इंटेंशन इन दिस? क्या वो बच्चे को नीचे गिराना चाहती थी? नहीं, वो जानती थी दैट सीगल कैन एनी वे फ्लाई, बर्ड्स आर मेंट टू फ्लाई। ये जो बर्ड्स होती हैं इनको फ्लाई करना ही करना है। इनके वेदर इतने हल्के, जो इनके पंख होते हैं वो इतने ज़्यादा हल्के होते हैं दैट दे कांट इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उड़े ही ना, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो पानी में डूब जाएंगे, नहीं होगा। वो तैरने लगेंगे, फ्लोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डूब जाएंगे। तो इनको पता था कि ये डूबेगा नहीं, और ना ही ऐसा होगा कि ये पंख फैलाए और उड़े ना, उड़ जाएगा। लाइट वेटेड होते हैं, बहुत इजीली उड़ जाते हैं। बस इसको एक बार ऐसा करके देखना है, एक बार करके देखेगा कि उसको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मुझे उड़ना है। तो यही वाली सिचुएशन मदर बस इसके साथ में लेकर आना चाहती थी। सिर्फ इसीलिए उसने क्या किया, इसको फोर्स किया, एक्सटर्नल तरीके से मोटिवेट किया कि भाई उड़, और ये उड़ने लगा। जैसे ही नीचे गिरा, पहले तो नीचे गिरता गया, फिर इसको रियलाइज हुआ कि मेरे पंखों में ना हवा भर रही है और मैं उड़ता जा रहा हूँ। ऊपर गया और उड़ता गया, एंड देन दैट्स इट।
दिस वॉज द स्टोरी। ओके, नाउ हमने स्टोरी से क्या सीखा? क्या ये कि सीगल कैसे उड़ता है? नहीं। क्या ये कि सीगल उड़ सकता था कि नहीं उड़ सकता था? सीगल ठीक है, सीगल वॉज जस्ट अ सिंबल। हमें समझाया जा रहा है कि लाइफ में कुछ भी नया करने से पहले हम भी डरते हैं, जैसे सीगल डर रहा था, लेकिन अगर हम भी अपना फुल पोटेंशियल यूज करें तो हम हर वो आउटकम पा सकते हैं जो हम चाहते थे। बिकॉज जैसे एक बर्ड उड़ने के लिए बनी है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स एफर्ट करने के लिए बने हैं। एफर्ट करोगे तो सफलता मिलेगी, ट्राई करोगे तो उड़ोगे, राइट? सो दिस वॉज दस बेसिकली एक सिमिलैरिटी सीगल और एक ह्यूमन बींग के अंदर बताई गई। यहाँ से आपको मैसेज सीखने को मिलता है। बहुत सारे मैसेजेस हैं स्टोरी में। मैंने स्टोरी में जो मैसेजेस हैं ये एक वीडियो में बताए भी है। एक वीडियो बनाई थी मैंने, थीम बेस्ड वीडियो। आप लोग देखोगे लाइव सेशन में आपको दिखेगा, वहाँ मैंने हर स्टोरी का अलग अलग एक मैसेज दिया है। हर स्टोरी में क्या मैसेज है, क्या थीम है, कॉन्टेक्स्ट दिया है हर क्वेश्चन का। देखना वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? देखो अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चन आंसर्स को करना। तो यंग सीगल डर क्यों रहा है? डू यू थिंक ऑल द बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? सारे बर्ड्स के साथ ऐसे ही होता होगा? ऑफकोर्स आई थिंक येस, हर बर्ड के साथ ये होता होगा। जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट होगी उसको लगेगा शायद पता नहीं मैं उड़ूँ ना उड़ूँ, मुझे नहीं पता, बस ट्राई करना है, सब कर रहे हैं मैं भी करती हूँ, जाती होगी। लेकिन जो फील करता है उसको डर लगता है, राइट? जैसे एग्जाम की बात करें तो 10th का बच्चा, कुछ बच्चे बहुत डर के एग्जाम देने जाते हैं, पता नहीं कैसा होगा कैसा, कुछ चले जाते हैं, देखा जाएगा हमें कौन सा टॉप करना है, पास हो जाएंगे नहीं होंगे कोई बात नहीं। तो ये अपना अपना माइंडसेट है, राइट? ओके, नाउ आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? ऐसा हो सकता है कि कुछ कम टिमिड है, कब कुछ ज़्यादा टिमिड, मतलब कायर, डरपोक। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स अ चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप? देखो सेम सेम सेम, जिस तरीके से एक बर्ड को उड़ने में टाइम लग रहा है, पहला फ्लाइट लेने में टाइम लग रहा है, उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो भी डरता है ना? तो बच्चा डरता है। आप अगर नोटिस करोगे पहले जब उसको बोलते बेटा चल, तो वो उसको पता है कि वो लड़खड़ा रहा है पर वो डरता भी है। ये जो डर है बच्चे का, राइट, उसको ही ओवरकम करना है। और जिस दिन उसने ओवरकम कर लिया, उसको पता चल गया मैं तो खड़ा हो सकता हूँ, बस फिर तो वो उड़ने लगेगा, चलने लगेगा। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। आंसर कैसे करेंगे इसका? देखो मैं आपको हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट बनाना सिखाती हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो मेरे साथ में लाइव क्लासेस लेते हैं, हाउ डू आई टीच यू टू मेक अ कॉन्टेक्स्ट प्रॉपरली, राइट? हर क्वेश्चन का एक कॉन्टेक्स्ट हम लोग को कैसे बनाना होता है। तो देखो मैंने इसका शुरुआत कैसे किया। मैंने बोला इन दिस इंस्पायरिंग स्टोरी वी सी, इन दिस इंस्पायरिंग स्टोरी, इस इंस्पायरिंग स्टोरी में हम देखते हैं कि, तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे लिए कीवर्ड हो गया, हम इसे यूज़ कर सकते हैं आगे के लिए। कभी भी आपको ये फ्रेज यूज़ करना हो किसी भी स्टोरी में आप लिख सकते हैं। इन दिस इंस्पायरिंग स्टोरी वी सी अ जर्नी ऑफ अ यंग सीगल। हमने एक यंग सीगल देखा हु इज ट्राइंग टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेना चाहता है। सिंस ही इज नॉट श्योर अबाउट द आउटकम्स, उसको ये तो नहीं पता कि हमारा आउटकम क्या होने वाला है। ही इज नॉट एबल टू मस्टर अप द करेज टू फ्लाई। अब देखो मैंने ये वर्ड्स यहाँ जानबूझ के लिखे हैं। मस्टर अप मतलब इकट्ठा करना, आप करेज को गैदर करना भी लिख सकते थे, गैदर द करेज, है ना? बट मैंने मस्टर्ड अप लिखा है जस्ट बिकॉज आई वांट कि हम अच्छी अच्छी वोकैब यूज़ करें। सो उसको नहीं पता है उसका आउटकम होगा क्या होगा। सो ही इज़ नॉट एबल टू मस्टर अप द करेज, इकट्ठा नहीं कर पा रहा करेज, मतलब फील कर डर लग रहा है उसको। मोर ओवर ही हैज़ नो फेथ इन हिज एबिलिटीज़। देखो दो ही चीज़ें होती हैं जब हम डर रहे होते हैं। हम कोई भी नया काम करते हैं हम दो चीज़ें करते हैं। नंबर 1, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी एबिलिटीज़ हमारा साथ देंगी या नहीं, तो फेथ इन एबिलिटीज़ नहीं होता है। नंबर 2, हमें आउटकम के बारे में बड़ा डाउट रहता है, पता नहीं क्या आउटकम निकल कर आएगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। मान लो मैं एग्जाम देने जाने वाला हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे 10th में उतने नंबर आएंगे जितने मुझे चाहिए, और क्या मुझे एग्जाम में सब कुछ याद रहेगा जो मैं सोच रहा हूँ, मैं पढ़ के जा रहा हूँ। तो दोनों ही एबिलिटीज हो गई, मतलब एक एबिलिटी हो गई एक आउटकम हो गया। तो दोनों सेम केस यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। According to me, all young creatures, whether it's a bird or a human being, have to face this situation wherein they take their first स्टेप टुवर्ड्स द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आगे जाने के लिए वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं। बच्चा है तो चलेगा, बर्ड है तो उड़ेगी। सो एवरी वन बिहेव इन दिस सिचुएशन डिफरेंटली, हर कोई इस डिफरेंटली सिचुएशन में बिहेव करेगा। हाउएवर द यंग सीगल टीचेज अस एन इंपॉर्टेंट लेसन इन दिस स्टोरी थ्रू हिज एंडेवर। हमें इस मैसेज में स्टोरी में एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है उसके एंडेवर के थ्रू। एंडेवर मतलब उसने जो ट्राई किया है ना। हमें क्या सीखने को मिला? यही कि अपने आउटकम्स पे भरोसा रखो, अपने एबिलिटीज़ पे विश्वास करो और आप जीतोगे, जो करना चाहते हो वो कर पाओगे।
किसके थ्रू? सीगल के थ्रू। तो इन्होंने पूछा था कि क्या बाकी के बर्ड्स वगैरह ऐसे होता है? हमने कहा देखो सब होते हैं, चाहे बर्ड हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबको डर लगता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आउटकम क्या आएगा और हमें अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं है। सबको पता है ह्यूमन बीइंग ईजिली चल सकते हैं, अगर आप में कोई इनएबिलिटी नहीं है तो आप ईजिली चल सकते हैं इफ़ यू आर ओके फिजिकली, बट फिर भी हम डर रहे होते हैं जब बचपन में चलने को बोला जाता है कि कहीं गिर ना जाएं, राइट? क्यों? बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि आउटकम क्या होने वाला था। एक बार पता होता, कोई बोल देता डोंट वरी तू बिल्कुल नहीं गिरेगा, चल के देख, कॉन्फिडेंस आ जाता तो हम चलने लग जाते पहली बार में। बट हमने धीरे धीरे सीखा, गिर गिर के सीखा, तो ठीक है कोई नहीं, बट सीखा, राइट? तो दिस इज हाउ वी हैव टू फ्रेम दिस आंसर। थोड़ा फिलोसॉफिकल लिखेंगे तो और अच्छा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। साइट ऑफ द फूड, कौन सा फूड? वो जो मदर लेकर आ रही थी, उसका साइट देखने में वो बड़ा ही टेम्पटिंग सीन था कि मम्मी खाना लेकर आ रही है। वॉट डज दिस सजेस्ट? क्या लगा आपको इस लाइन से, क्या आपको समझ में आया? वॉट कंपेल्ड अ यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और फाइनली वो फ्लाई कैसे किया? बिकॉज इससे पहले क्या हुआ, इस क्वेश्चन से पहले क्या हुआ, आप चाहें तो इसका कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं। मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए आप लोगों को क्या बताया है, एक इंसिडेंट पहले का इंसिडेंट ले लो, मतलब कि यहाँ जो हो रहा है इससे एक नंबर पहले का, मतलब एक पॉइंट पहले का इंसिडेंट ले लो। तो क्या हुआ होगा, मदर और फादर ने सीगल को बहुत बोला होगा, बेटा उड़, देख तू उड़ सकता है, ट्राई कर। सीगल बोलता है नहीं 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 मम्मी, मैं उड़ूंगा तो मैं पानी में गिर जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं नहीं उड़ूंगा, मैं तो यहीं ठीक हूँ। हुआ होगा ऐसा, राइट? फाइनली जब वो लोग थक गए कि ये नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो जबरदस्ती उड़ाना ही पड़ेगा, दे सेड तू यहाँ रहे, हम जा रहे हैं दूसरी क्लिफ के ऊपर, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, मस्त रहेंगे, ना तेरे को खाना ला के देंगे, क्योंकि अब सीगल को खाना कौन दे रहा होगा? ऑब्वियसली मदर या फादर, बिकॉज वो तो नहीं उड़ के कहीं जा रहा। तो अब बोलते हैं मदर फादर, हम तेरे पास खाना लेकर आएंगे ही नहीं, तुझे खाना है तो उड़ के खा ले, राइट? दिस वॉज द सिचुएशन। नाउ इन दिस सिचुएशन यू हैव टू आंसर कि उसको कैसे फ्लाई करने पर मजबूर किया गया। हाउ डिड ही फ्लाई? ही फ्लेw when he saw that his mother was coming with food towards him, but then she stopped in the middle of the way. रास्ते में ही वो रुक गई। क्यों रुकी वो? बिकॉज उसको पता था जैसे ही मैं रुकूंगी ना और ये भूखा है, भूख में एकदम पागल हो जाएगा और मेरी तरफ आएगा, गलती से नीचे गिर जाएगा, जैसे ही गिरेगा इसके पंखों में हवा भरेगी और ये उड़ने लगेगा, एंड देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। दिस इज हाउ वी डिड इट। आंसर फ्रेमिंग कैसे करेंगे? इन द स्टोरी वी गेट टू नो दैट द सीगल वॉज नॉट गिवन एनी फूड सिंस ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। देखो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट लिख लिया, मैंने बता दिया एक लाइन पहले का कॉन्टेक्स्ट इंसिडेंट के एक्चुअली ये हुआ था। However, when he saw his mother carrying a piece of fish in her beak, पर जब उसने देखा कि उसकी मदर piece of fish अपनी बीक में लेकर उसकी तरफ आ रही है, सीगल गॉट मैड। सीगल एकदम पागल हो गया, बोला ओ तेरी, यही तो चाहिए था। He immediately wanted to eat that fish and in his greed, और इसी ग्रीड में, देखो इसको चाहे आप ग्रीड लिखो, चाहे टेम्पटेशन लिखो, चाहे हंगर लिखो, मैडेंड बाई हंगर लिखो, कुछ भी लिख दो। ही जम्प डाउन द लेज, लेज से वो नीचे गिर जाता है। दिस इंसिडेंट शोज दैट इफ अ पर्सन इज पुश्ड टुवर्ड्स हिज लिमिट। देखो यहां से हम लोग मैसेज देंगे कैसे हुआ ऐसा, व्हाट डज दिस सजेस्ट, है ना? सो दिस इंसिडेंट शोज दैट इफ अ पर्सन इज पुश्ड टुवर्ड्स हिज लिमिट, एक आदमी को एक्सट्रीम कंडीशन में डाल दिया जाए, ही कैन टेक इवन द एक्सट्रीम डिसीजंस। वो ऐसे डिसीजन लेगा जो लाइफ में इजीली कभी लेने नहीं वाला था। तो एक टाइम हमारे पास में आता है ना, अब तो देखी जाएगी, अब तो पूरा एफर्ट डाल दो, अब क्या ही करें, मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में हमारे साथ मिरेकल हो जाता है। तो इसके साथ में भी यही था, बोला भूख से तो मर ही ना हो, इससे तो चलो भाग ही लेते हैं, देखा जाएगा, क्या पता मिल जाए खाना, या जो भी रीज़न हो, ये उड़ने लगा, राइट? सो हेंस वी सी दैट द सीगल जम्प्स एंड लर्न्स हाउ टू फ्लाई इन ऑर्डर टू गेट सम फूड इन हिज वर्स्ट सिचुएशन। क्लियर हो गया? एनी डाउट एनीवन इन दिस क्वेश्चन? देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। ओके, all right, let's move on. Question number 3. They were beckoning to him, calling him shrilly. चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? उसको फोर्स किया फ्लाई करने के लिए और उसको जो है थ्रेटन कर रहे थे, कह रहे थे तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तो भूखा ही रहे वहां पर, राइट? इस तरीके से क्यों कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उनको पता था सीगल कैन फ्लाई, बस उसको एक बार ट्राई करना है। तो वो बार बार उसको बाहर से मोटिवेट कर रहे हैं, एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहे हैं, भाई उड़ जा, देख, सुन, बात मान, ऐसा कुछ नहीं है कि तू उड़ नहीं सकता, ट्राई तो कर। तो यही सारा आंसर आपको इसमें बार बार लिखना है। इन दिस मोटिवेशनल स्टोरी, अब हम इसको मोटिवेशनल बोल सकते हैं, यस,
बोथ द पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट टू इनकरेज द सीगल टू फ्लाई। दोनों ही पेरेंट्स सीगल को फ्लाई करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि काश ये उड़ जाए। मोरओवर, देखो आपने नोटिस किया मैंने कितनी बार हर क्वेश्चन के आंसर में मोरओवर, हाउएवर, हैविंग सेड दैट, बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस में ऐसे यूज करते हैं बिकॉज आई वांट यू ऑल टू यूज देम, राइट। सो ऑल देयर सिबलिंग्स, all other siblings of the seagull had become independent and taken their first flight। सारे सिबलिंग उड़ गए हैं, भाई बहन सब उड़ गए हैं, वो सब इंडिपेंडेंटली उड़ रहे हैं बिकॉज वो इजीली फ्लाई कर पाई। सो द फादर एंड मदर वांट द सीगल ऑल्सो टू फ्लाई ऑन हिज ओन एंड ईच एंड कैच हिज ओन फिश। वो चाहते हैं ये भी यू नो जितनी भी फिश वगैरह खाना है, जो भी फूड है, ये खुद कैच करे। समुद्र में पानी में फिश होती है तो सीगल आता है, पकड़ता है, चला जाता है, ऐसा करके रहता है। ये भी चाहते हैं ये भी करे, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यू नो फोर्स कर रहे हैं बाहर से। सो टू फुलफिल देयर विश दे ट्राई एवरीथिंग, वो सब कुछ ट्राई करते हैं। दे थ्रेटन हिम, उसको थ्रेटन भी करते हैं, बोलते तेरे को खाना नहीं मिलेगा। एंड कैजोल करते हैं फाइनली टू गेट सक्सीडेड, मतलब चाहते हैं कि कैसे भी करके सक्सीड हो जाए। तो बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं, किस लिए? ताकि उसको उड़ना आ जाए। बेसिकली यही पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4, फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टॉप वन फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स। डू यू अग्री? तो ऐसा होता है बहुत बार कि जो फियर है हमारा या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारा, वो हमें कुछ भी नई चीज़ सीखने से रोक देता है। तो यही तो दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है, फियर लग रहा है, डर लग रहा है, यही तो दो प्रॉब्लम्स है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाउ डिड दिस टू ट्रेट्स ऑफ द यंग सीगल मेक हिम कवर्ड? वो कैसे कवर्ड बना भाई? यही हो रहा था, सेम जो पहले क्वेश्चन का आंसर है सेम आंसर है। देखो आप देखोगे कि वो क्वेश्चन कुछ और था एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन किसी बुक में मुझे मिला, कहीं पे मैंने लिख लिया, मतलब किसी सैम्पल पेपर में था। दोनों का आंसर सेम भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ बोली गई है कि हम कैसे डर को आगे भगाएं और एक्चुअली किस तरीके से सीगल ने अपने डर को ओवरकम किया। हाउ डिड ही ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स? ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम, वो आंसर और कुछ था, ये आंसर और कुछ है। बेसिकली वही है, मतलब वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस कुछ चेंज मिलेंगे आपको। एवरी ह्यूमन बीइंग फेसेस सच सिचुएशन इन हिज लाइफ वेयरइन ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट his abilities or he is afraid of the outcomes of his deeds। so हर बार ऐसा होता है कि हर ह्यूमन बीइंग के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, कोई भी हो, कि जब भी हम ट्राई करना चाहते हैं कुछ, एक तो हम अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं करते और एक आउटकम्स पे हमें भरोसा नहीं होता। यही सेम चीज़ मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में भी बताई है आपको, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट वन मस्ट नॉट क्वेश्चन हिज कैपेबिलिटीज एज ह्यूमन पोटेंशियल इज बाउंडलेस। हमारी बाउंडलेस पोटेंशियल है, इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कर नहीं पाएंगे या हो नहीं पाएगा, सब पॉसिबल है। You have to try. In the case of seagull, he was unaware of the fact that flying is his natural ability। उसको पता ही नहीं था कि naturally वो उड़ सकता है। He just has to give it a shot। बस उसको try करना है and he can easily fly। However, the two given traits, fear, ये जो ऊपर question में लिखे हैं, and lack of confidence stop him to take this bold step and he remains hungry on the crest of the hill almost entire day। But finally, when he sees her mother coming towards him with the piece of fish in her beak, he forgets all the weak traits and jumps down in order to fulfill his basic needs। तो finally वो क्या करता है? jump down कर देता है अपनी basic needs को पूरा करने के लिए। basic need खाना, ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर यहाँ आपको दिखेगा नहीं, हम लोग को अभी के अभी बनाना है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो आई वांट एवरीवन टू आंसर मी द दिस क्वेश्चन इन द चैट सेक्शन। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ foregone conclusion that it should succeed। In the example you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of possibility of failure? So in the case of bird flying, एक bird के साथ में क्या केस रहता है? It seems it's a natural act। देखो जैसे ह्यूमन बीइंग चलने के लिए बना है, जानवरों से हम नहीं कहते कि आप 2 पैरों पे चलो, वो 4 पे चलेंगे, मोस्टली यही देखा गया है, राइट। ह्यूमन बीइंग 2 पैरों पे चलता है, ये हमारा नेचुरल एक्ट है। ऐसे ही जो बर्ड होती है वो फ्लाई करती है, उसका नेचुरल एक्ट क्या है? फ्लाई करना। नाउ इट्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ फॉरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड। हमें पता है कि कोई भी उड़ेगा तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वॉज योर सक्सेस गारंटीड? क्या गारंटीड सक्सेस है? आपने लाइफ में कुछ भी किया, कुछ भी हार्ड वर्क किया उसको पाने के लिए, क्या गारंटी सक्सेस
मतलब सक्सेस गारंटीड है? यस और नो एवरीवन? यस। कोई भी बच्चा शायद ही ऐसा हो जो अपने हाथ रखे दिल पे और पूछे कि मैं इस काम में मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मतलब पूछने में, अपने लिए बोलोगे तो कहोगे मैडम डाउट है, डर लग रहा है, ऐसे जनरलाइज्ड वे में बताओ, क्या हम कभी भी किसी काम में हार्ड वर्क करते हैं? हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा मैम, हार्डवर्क करोगे तो मिलेगा, वही पूछा है यहाँ पे, तो आपको वही आंसर देना है। अपने ऊपर लेके मत सोचना, क्योंकि अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, बोलोगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। और वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी और फेलियर? तो क्या हमको ट्राई करना चाहिए था रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर? ऑफ कोर्स, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ट्राई तो करना चाहिए ना। नहीं ट्राई किया तो पता कैसे चलेगा कि होगा कि नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो जो जिस वजह से वो काम रुका वो काम और अच्छे से करके देख लेंगे, और फाइनली हम जो चाह रहे हैं वो हमारे साथ होगा। इजी आंसर सब लोग मुझे चैट सेक्शन में लिख के देंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे देंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर इज द ब्लैक एरोप्लेन। स्टार्ट करें द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके यही क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी में, आपने देखे होंगे, क्योंकि 2 स्टोरीज है ना, तो 5-5 क्वेश्चन, ठीक। इसके भी 5 रहेंगे। पहला क्वेश्चन, चलो पहले मैं आपको उसकी स्टोरी बता दूं क्या था। एक पायलट है, पायलट जा रहा है फ्रांस से इंग्लैंड, ठीक है। फ्रांस में पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है, तो पेरिस में वो कहीं पे अपना ओल्ड डेकोटा उड़ा रहा था, वहाँ से उसको इंग्लैंड आना है। अब इंग्लैंड में वो आने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आज बोलता है सुबह तक पहुँच जाऊँगा और फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। रास्ते में वैसे तो सब सही चल रहा होता है, कंपास वंपास सब बढ़िया चल रहा है, फ्यूल टैंक फुल है, सारी बातें हो गई हैं, डिग्री विग्री चेंज हो गई है, रास्ते में डायरेक्शन सेट है, सब सही है। एकदम से वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक ब्लैक कलर का स्टॉर्म आ जाता है, क्लाउड्स का स्टॉर्म, माउंटेन की तरह लगने लगता है। वो बहुत देर तक देखता है, बोलता है ये क्या है, ब्लैक स्टॉर्म कहाँ से आ गया? बादल है काले काले घने घने, ओके। अब यहाँ पर उसको बोला जाता है, उसका अंदर से उसका माइंड बोल रहा है भाई एक काम कर, उल्टा ले ले, वापस चल आज पेरिस, जब मौसम साफ हो जाएगा तब चलेंगे, या कहीं और लैंडिंग कर ले, है ना। बिकॉज कि जो हमारा पायलट है, ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड टू मीट हिज फैमिली एंड टू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो बोलता है कोई नहीं, अब तो मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, मैं तो सीधा निकल जाऊँगा, देखी जाएगी जो होगा। अभी उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो सीधे स्टॉर्म्स के अंदर एंट्री ले जाए, या वो साइड से निकल के जाए। अब वो साइड से निकल के जाने के लिए उसको पूरा यू टर्न लेना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए उसके पास में फ्यूल नहीं है, थोड़ा सा ही फ्यूल बचा हुआ था रास्ते के लिए। बोलता है रास्ते में, अब ऊपर होता है ना प्लेन, तो हम रिस्क नहीं ले सकते फ्यूल वाला। बोलता है अब तो कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो सीधा ही जाना पड़ेगा। और वो डिसाइड करता है दैट ही विल गो। स्टॉर्म में चला जाता है। स्टॉर्म में जाते ही उसके सारे कंपास, रडार, सब इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं। फ्यूल ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होता है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना उसे पता कि रनवे किधर है और उसको कहाँ उतरना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में वहाँ एक ब्लैक कलर का स्ट्रेंज पायलट आ जाता है, ठीक है। और वो इसके पास आकर इसको हेल्प करता है, बोलता है, फेस दिखाई दे रहा है इसको, बोलता है मेरे को फॉलो करो। ये ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसको फॉलो करता है। आधा घंटा निकल जाता है फॉलो करते करते, इसे रियलाइज़ होता है अरे भैया बहुत देर हो गई है, मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हम। बट ये सोच ही रहा होता है, तभी इसको रनवे की लाइन दिखाई देती है और इसको दिखता है कि हम ज़मीन पर लैंड करने वाले हैं। ये लैंड कर लेता है। लैंड करने के बाद ये सोचता है कि चलो उस बंदे को थैंक यू बोल के आते हैं जिसने आज मुझे हेल्प की। कंट्रोल रूम में जाता है, कंट्रोल रूम में लेडी से पूछता है, हु वॉज दैट अनदर पायलट टुडे हु वॉज फ्लाइंग विद मी, आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू हिम, ही हैव सेव्ड माई लाइफ। लेडी बोलती है, विच पायलट, विच प्लेन आर यू टॉकिंग अबाउट सर, देयर वॉज नो पायलट और प्लेन अवेलेबल इन द स्काई टू नाइट बिकॉज योर्स वॉज द ओनली प्लेन फ्लाइंग। हमारा पायलट को ना चक्कर आ जाते हैं, बोलता है ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो खुद उससे बात किया हूँ, मतलब इशारों में उसने मुझे डायरेक्शन भी दिया है, वही तो मुझे बाहर निकाल के लाया। एनीवे यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मैसेज आपने क्या सीखा। स्टोरी नहीं पूछ रही है, मैं पूछ रही हूँ, बताओ मैसेज आपने क्या सीखा। तो हमने सीखा कि हमारी जो एबिलिटीज़ होती है ना वो इतनी अच्छी होती हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या आंसर दिया था, ह्यूमन एबिलिटीज़ आर बाउंडलेस, कोई बाउंड्री नहीं है हमारी एबिलिटीज़ की, हम जो चाहें कर सकते हैं। तो हम अगर एक तूफान में फंसे हुए हैं तो वहाँ से खुद भी निकल सकते हैं। तो उसी का ही एक्सट्रीम माइंड था जो काम कर रहा था और उसने आंखें बंद करके एक तरीके से रास्ता ढूंढा और वो नीचे उतर आया। और ये बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोग बताती हूँ, रनवे नाम से एक रनवे 34
नाम से अजय देवगन की मूवी आपने अगर नहीं देखी है तो वो भी ऐसे ही कहीं फंस जाता है क्लाउड्स में, आंखें बंद करके बोलता है मैं लैंड करूँगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत होती है उस रूट की, उसको पता है कि कहाँ जाएगा रूट, अगर मैं यहाँ 1 डिग्री जाता हूँ तो कहाँ पहुँचूंगा, 2 डिग्री जाऊँगा तो कहाँ पहुँचूंगा, तो वो आंखें बंद करके लैंड करता है सेम रनवे पर जिसपे वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होता था। तो दिस इज़ पॉसिबल। ह्यूमन एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से उनको यूज़ करोगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल था, तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई और आया और उसकी हेल्प की, गॉड ने चमत्कार भेजा, कोई एंजल आई, नहीं, उसी की ही एबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से वो ओवरकम कर पाया और लैंड कर पाया। तो वो एक अच्छा पायलट था, इसका मतलब स्किल्ड पायलट जिसने अपनी एबिलिटीज़ को एक्सट्रीम तरीके से उस दिन यूज़ किया। एंड ऐसा लगा उसको कि वो हेल्यूसिनेट करने लगा था। ठीक है, हेल्यूसिनेट मतलब इमेजिन करना, तो कुछ नहीं था, कोई भूत नहीं था, कोई अलग पर्सन नहीं था जो उसकी हेल्प करने आया था, वो खुद ही था, उसने खुद ही अपनी हेल्प की। दिस इज अ मैसेज। तो हम खुद अपनी हेल्प करते हैं तो सारे रास्ते खुद ब खुद खुल आते हैं। डोंट डाउट ऑन योर एबिलिटीज। आई विल टेक दिस रिस्क। व्हाट इज दिस रिस्क? व्हाट डज द नरेटर टेक इट? तो देखो, मैंने आपको स्टोरी इसीलिए समझाई थी कि आपको सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स पता रहें, राइट? तो पहला क्वेश्चन कि वो क्या रिस्क ले रहा था, ऑफ कोर्स उसको जाना था इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने के लिए रास्ता साफ होना चाहिए, रास्ते में आ गया स्टॉर्म, अब उसने वो रिस्क लिया, स्टॉर्म में वो घुस गया। कायदे में उसको क्या करना चाहिए था? वापस चले जाना चाहिए था, बट जब वो स्टॉर्म में घुस गया तो दिस वॉज द रिस्क। नाउ व्हाट इज द रिस्क? बता दिया हमने। Why does the narrator take the risk? Because वही 2 रीज़न होंगे आपके। आप बोलेंगे वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, बहुत एक्साइटेड था, मॉर्निंग में इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसीलिए वो फाइनली डिसाइड करता है मैं तो रिस्क लूंगा। आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? While traveling from Paris to England, the narrator witnesses a storm of black clouds. narrator ने क्या देखा? storm cloud देखा। He decides to take the risk and fly into the cloud. वो डिसाइड करता है कि मैं तो फ्लाई करने लगूंगा, देखी जाएगी जो होएगी। The right decision would have been to fly back to Paris and safe landing. उसका right decision क्या होता कि भाई ऐसा है, अभी पेरिस वापस ही चले जाओ, वहीं पे ही सेफ लैंडिंग कर लेना, ये रिस्की मामला है, आप जो क्लाउड्स के अंदर जा रहे हो। बट वो नहीं माना। Why? Because the desire of having the English breakfast with his family forced him to take such dangerous risk and he puts his life in danger. और वो अपनी ही लाइफ को डेंजर में डाल देता है। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव द ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। दिस वॉज द रीजन। क्लियर हो गया? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो आपने ना इसमें देखो, ये ऐसे ना डिस्क्राइब वाले आते हैं ना, देखो ये क्वेश्चंस कुछ आपको मिलेंगे डिस्क्राइब द सीन वाले, इनमें ना बेटा आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा काम करेगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव, और आपको वो कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो आपको चैप्टर में मिलेंगे। बताइए उसने बाहर क्या देखा एरोप्लेन के। सो व्हेन द नरेटर फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म ही सडनली फेल्ट कॉट इनटू अ ट्रैप। एकदम से उसको लगा कि वो एक ट्रैप में फंस गया है, ब्लैक ब्लैक हो गया, इट वॉज ऑल ब्लैक देयर एंड ही कुड सी नथिंग। He tried to contact the control room. उसने कॉन्टेक्ट किया कंट्रोल रूम में, बट फेल्ड, कुछ नहीं हो पाया, किसी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था क्योंकि सिग्नल्स ही गायब हो गए थे। All his device including compass and radio stopped working and his plane was jumping and twisting in the air. तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में हो रही थी। This is when he saw another aeroplane coming to him. He took a sigh of relaxation. फिर क्या हुआ? उसने देखा कि कोई और एरोप्लेन भी है रास्ते में जो मेरी तरफ आ रहा है, और उसको बड़ी सी शांति मिली। ऐसा होता है ना जब हम किसी परेशानी में होते हैं, हमें कोई दूसरा वाला भी मिल जाए, हम कहते हैं ठीक है ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, आधा टेंशन खत्म। तो इसके साथ में भी यही हुआ। तो जब इसे रियलाइज़ हुआ कि भाई ऑलरेडी एक और एरोप्लेन वाला है, तो ये नॉर्मल हो गया। और जब इसे ये पता चला कि ये मुझे गाइड कर रहा है, फिर तो भाई बल्ले ही बल्ले, अब तो बचना ही बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? तो इसी ओल्ड डकोटा के अंदर इसकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में थी इस सीन में। ये भी तो क्या मनहूस ओल्ड डेकोटा लेके चला था कि जैसे ही रास्ते में था क्लाउड्स आ गए। हमेशा थोड़ी ऐसे होता है कि आप स्काई में चल रहे हो और क्लाउड्स आ जाएं, कोई स्केप ना दिखे उसमें से और आपको हार्श डिसीजंस लेने पड़े, क्रैश लैंडिंग करनी पड़े, इमीडिएट इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े या कुछ भी, मतलब। सो यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, ऐसा उसने क्यों बोला। तो जब ओल्ड डेकोटा से हमारा जो पायलट है वो नीचे उतरता है ना, वो एकदम भागता है कंट्रोल रूम, बोलता है जान छुड़ाओ इस ओल्ड डेकोटा से, बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए आपको लिखना है कि वो सॉरी क्यों नहीं था, क्योंकि वो भाग रहा था अपनी जान बचा के, उसको कंट्रोल रूम जाना था और पायलट को थैंक यू बोलना था। 2 लाइनों में से कुछ भी एक लिख देना।
द फ्लाइट वेर इन द नरेटर वॉज कॉट अप इन द स्टॉर्म वॉज नॉट लेस देन अ नाइटमेयर फॉर हिम। तो ये जो पूरा सीन था हमारे राइटर के लिए, जिसने भी मतलब मेन कैरेक्टर के लिए क्या है, एक नाइटमेयर है। नाइटमेयर मतलब सपना, बुरा सपना। When trapped in the storm, he had lost all his hopes and being back to England safely। तो उसको रियलाइज हो गया था कि अब मैं ना तो इंग्लैंड वापस जा सकता हूँ सेफली और ना ही और कुछ हो सकता है, अब तो मैं फंस गया आज। बट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टीरियस एरोप्लेन, लेकिन ये जो मिस्टीरियस एरोप्लेन एकदम से हमें दिखाई दिया, इसकी वजह से he got the direction and was able to make a safe landing। but finally उसने safe landing ले ली। Once on the airport, the narrator leaves the old Dakota and runs towards the control room। He was not sorry for this since he was more amazed on that mysterious presence of black aeroplane in the sky। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे कौन है, मैं इससे उतरूँ कि नहीं उतरूँ, उसको बस ये देखना है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ना, जो मुझे हेल्प करने आया था, वो कहाँ है। उसको लेके ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? ये जो नरेटर जब जाता है ना कंट्रोल रूम में, तो वहाँ जो लेडी होती है ना, वो इसको स्ट्रेंजली देख रही है, बहुत ही अजीब सा फेस बना के देख रही है। क्या, कौन बंदा, ब्लैक एरोप्लेन स्काई में टुडे? नहीं, देयर वाज ओनली वन एरोप्लेन, दैट वाज योर्स, देयर वाज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग टुनाइट। ये लाइनें हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सी दिखने लग जाती है। When the narrator landed on the runway, he quickly ran towards the control room। सबसे पहले तो वो कंट्रोल रूम जाता है। He asked the lady for co-pilot, बोलता है दूसरा पायलट कौन था, who came in time to help him। उसको लगा शायद नीचे वालों ने भेजा होगा, उनको दिख गया होगा बादल आ गए हैं, उन्होंने रेस्क्यू के लिए भेजा होगा, तो इनको पता होगा, बट किसी को कुछ नहीं पता था। And showed him direction through the storm। Upon asking for another aeroplane, the lady laughed। पहले तो लेडी लाफ करती है, फिर एक्सप्लेन करती है that the narrator his was the only plane in the sky tonight। आज के दिन that night। देखो ये पास्ट चला गया, मतलब ये ना रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो गई है, इसीलिए tonight का हमने that night कर दिया। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reason for your answer। किसने हेल्प की? देखो मैं जब आपको इसका स्टोरी बताई थी तो मैंने आपको यही समझाया था कि किसने उसको हेल्प की, बताओ। किसी ब्लैक पायलट ने आके, कंट्रोल रूम ने आके, इसने, उसने, गॉड ने, चमत्कार हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी स्किल्स को, एबिलिटीज़ को 100% तरीके से यूटिलाइज़ किया। उसको ये पता था कि पॉसिबल नहीं होगा शायद, बट फिर भी वो माना नहीं और उसने अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम डिसीजंस लिए और लैंड कर गया सेफली। उसने इतना एक्सट्रीम तरीके से इसको डिसाइड किया करने को कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने खुद किया है, सक्सेसफुल हो गया है वो। राइट आंसर कैसे लिखेंगे? इट वॉज नो वन बट द कॉन्शियस ऑफ द पायलट। कॉन्शियस क्या होता है? सही गलत का निर्णय लेना हमारे दिमाग का काम है, इसको हम लोग कॉन्शियस बोलते हैं। हु फाउंड आउट द करेक्ट वे एंड एस्केप्ड थ्रू द स्टॉर्म। उसने करेक्ट वे ढूंढा और तूफान से बाहर निकल आया। दिस शोज हिज केपेबिलिटी एज अ पायलट। तो हमें इससे एक चीज़ तो पता चल गई, वो पायलट बड़ा अच्छा था, केपेबल था, प्रॉब्लम्स में फंसने के लिए नहीं बनाता। सिंस द सिचुएशन वॉज डेंजरस कॉट इनफ फॉर एनी वन टू गेट पैनिक्ड, सो चांसेज आर ही माइट हैव बिन हेलुसिनेटेड। तो हो सकता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा था, कोई पायलट नहीं था, हेलुसिनेट कर रहा। तो सच बात है, वो हेलुसिनेट ही कर रहा था। और हेलुसिनेट को ही हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों? अपना डिसीजन लेना एक तरीके से, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम तरीके से सोचना, उसको हेलुसिनेट करना। इमेजिनेशन, एक्सट्रीम इमेजिनेशन को आप हेलुसिनेशन कह सकते हैं। Alright then, this was it. These are the 5 questions from this chapter and 5 from his first flight. तो total 10 आप लोग के NCERT के questions हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग के लिए आने वाला है, that would be chapter number 4, the diary of Anne Frank। Very soon I'm going to cover that in the video। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है चैट सेक्शन में मुझे बहुत ज़रूरी से बताना। चैट सेक्शन में लिखेंगे ज़बरदस्त अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा 1-2 दिन के बाद। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक केयर।